खबर सुनिए। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को भारत लाया गया। मैक्सिको से गैंगस्टर दीपक को पकड़ा गया था। दीपक बॉक्सर मैक्सिको में पकड़ा गया था। दिल्ली पुलिस ने एफबीआई के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। दीपक बॉक्सर को लेकर दिल्ली पुलिस भारत पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। दीपक बॉक्सर भारत लाया गया है। एफबीआई की मदद से दीपक बॉक्सर को पकड़ा गया था। देश के टॉप 10 गैंगस्टर्स में दीपक बॉक्सर शुमार है। इसे दिल्ली पुलिस आज सुबह भारत लेकर आई है। बॉक्सर अमेरिका भागने की फिराक में था। बॉक्सर को फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह 4:40 पर लाया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एफबीआई के अधिकारी दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह दीपक बॉक्सर को लेकर तुर्की से कनेक्टिंग फ्लाइट से होते हुए दिल्ली पहुंचे। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को मैक्सिको से भारत लाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी शंकर आनंद से। शंकर, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आज जिस तरह से दीपक बॉक्सर को मैक्सिको से लाया गया है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम आज एयरपोर्ट पहुंची थी और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसे बकायदा अपने सुरक्षा व्यवस्था के साथ में अपने साथ में स्पेशल सेल के दफ्तर लेके गई है और तकरीबन दोपहर 2 बजे के लगभग में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद आगे की रिमांड मांगी जाएगी। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है और सफलता इस लिहाज से कहा जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर जो भारत में बड़े बड़े आपराधिक मामलों को अंजाम देकर के विदेश भाग जाते हैं और विदेश में जाकर के जिससे शरण ले लेते हैं, एक राजनीतिक शरण जो होता है वो लेकर भारत विरोधी गतिविधियों को वहां से अंजाम देते हैं, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है उससे पहले ही एक स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मैक्सिको में उसको डिटेन करवाया गया। मैक्सिको में बाकायदा इसके लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई की मदद ली गई और उसको वहां पे डिटेन करवाया गया और डिटेन करवाने के बाद जिस तरह से वहां से लाया गया है तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर कही जा सकती है। और अब जब विस्तार से इससे पूछताछ होगी, दीपक बॉक्सर से जब विस्तार से पूछताछ होगी तो राजस्थान से जुड़े हुए, हरियाणा से जुड़े हुए, पंजाब से जुड़े हुए, राजधानी दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए उन तमाम गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई कैसे करनी है या उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को कैसे खंगालना है, इस मामले में आगे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज जिस तरह से 4:30 बजे के लगभग में दीपक बॉक्सर को लाया गया था, उस वक्त में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के खुद जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हुए थे और जिस तरह से बकायदा एसडीएस धालीवाल की बात करें जो स्पेशल कमिश्नर हैं, स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद कुशवाहा की अगर बात करें तो वो मौके पे पहुंचे हुए थे और कहा जा सकता है कि इस मामले पे अब विस्तार से पूछताछ होगी दीपक बॉक्सर से कि किस तरह से उसका पूरा गैंग चलता था और जिस तरह से गैंगस्टर गोगी का जो नेटवर्क था उसके बाद उसकी कमान जब गोगी के मौत के बाद जिस तरह से दीपक बॉक्सर उस पूरे गैंग को चला रहा था, तो इस मामले में विस्तार से आगे की पूछताछ की जाएगी। शंकर, क्या ये जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें ये बताया जाए कि आखिर किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, इस वक्त में अभी थोड़ी देर पहले ही न्यूज 18 से विशेष तौर से बातचीत करते हुए स्पेशल कमिश्नर एसडीएस धालीवाल ने बताया कि वो कई देशों में ये घूम चुका था। जो इसका रूट है वो रूट के बारे में बताया गया था कि भारत से किस तरह से भागा और जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश में एक फर्जी पासपोर्ट वहां से बनवाया था। फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनाने के बाद उत्तर प्रदेश के बाद वो सीधे कोलकाता पहुंचा था और कोलकाता से सीधे वो मॉस्को कई अन्य देशों में भी बकायदा गया और इस मामले की जानकारी जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को लगी कि वो एक गैंगस्टर जो है जनवरी महीने में भारत छोड़ करके भाग चुका है, लेकिन किस एड्रेस पर है और किस नाम से वो पासपोर्ट बनाया गया है, तो इसकी तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया गया। उसके बाद हर कड़ियों को जोड़ने के बाद स्पेशल सेल की टीम ने एक टीम जो है वो उसको रवाना किया गया और दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई की मदद ली गई और भारत की जो जांच एजेंसी है सीबीआई, वो इंटरपोल की नोडल एजेंसी जिसे कहा जाता है, तो सीबीआई के द्वारा इस मामले की जानकारी इंटरपोल को दी गई। तो इंटरपोल और एफबीआई की मदद से इस आरोपी को वहां पर धर दबोचा गया और आज वापस लाया गया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम गैंगस्टर दीपक को लेकर यहाँ पे आई है। और ये देखा जा सकता है कि स्पेशल सेल के तमाम जो लोग हैं अब यहाँ पर दीपक बॉक्सर यहाँ पे पहुंचा है और यहाँ पर बेहद सुरक्षित तरीके से उसे यहाँ से टीम लेकर निकलते हुए जिस तरह से देखा जाए दीपक बॉक्सर की अगर बात करें तो पिछले काफी समय से तलाशा जा रहा है। पहली बार इतने डिस्टेंट जगह से मैक्सिको जगह से लाया गया। सर चीज हमने खुद तारीफ की है और वांटेड क्रिमिनल है दीपक बॉक्सर कई मामलों में था, गोगी और लॉरेंस बिश्नोई से भी कहीं ना कहीं कांटेक्ट था। तो ऐसे भी सर दिल्ली के लिए कितना अहम था ये ऑपरेशन? काफी अहम था क्योंकि बड़े महीनों से दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल इसको और अगर देखा जाए तो दिल्ली में या एनसीआर में जो अभी तक जो सबसे वांटेड था वो बॉक्सर ही था। इसके अलावा कोई ऐसा बहुत बड़ा इस टाइम गैंगस्टर या क्रिमिनल नहीं है जो एनसीआर का फिलहाल इधर जिसकी प्रेजेंस हो। कितने दिन तक ऑपरेशन चला? कितनी टीम गई थी सर और कितने दिन तक चला? काम तो देखो इसमें मल्टीपल टीम्स ने किया। इसमें साउथ वेस्ट की टीम थी, न्यू दिल्ली की टीम थी, रेंज की नॉर्दर्न रेंज थी और हमारी बाकी काउंटर इंटेलिजेंस सारी रेंजेस ही काम कर रही थी। इसके अलावा क्राइम ब्रांच भी काम कर रही थी। और मैक्सिको हमारे गए थे 2 ऑफिसर और टर्की इस्तांबुल गए थे टोटल 2 मैक्सिको वाले और 3 यहाँ से और तो 5 लोग इसको इस्तांबुल से मिले। सर इसका रूट, वो रूट एक बार बता दीजिए कैसे पहुंचा था वहाँ पे, क्योंकि कल भी आपने बताया था लंबा रूट लिया था इसने। सबसे पहले इसने बरेली से एक नाम से रवि अंकल के नाम से पासपोर्ट बनवाया। उसके बाद इसने कलकत्ता से दुबई की फ़्लाइट थी। दुबई से ये अलमाती गया, अलमाती से ये इस्तांबुल गया, इस्तांबुल से पनामा रिवो, पोर्ट ऑफ स्पेन, पनामा सिटी, उसके बाद एल सल्वाडोर, उसके बाद ये फाइनली मैक्सिको में युकाटान प्रोविंस में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर से बड़ी खबर है। पीएचक्यू की क्राइम ब्रांच की जयपुर में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देशन में यह बड़ी कार्रवाई चल रही है। साइबर ठगी गैंग पर जवाहर सर्किल में कार्रवाई हुई। देर रात 1 बजे साइबर गैंग के ठिकानों पर छापे मारे गए। साइबर ठगी करने वाली गैंग के 3 लोग गिरफ्तार किए गए। जीटी के पीछे एक फ्लैट में क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारा। 12 लाख रुपए नकद, 36 एटीएम कार्ड मिले। भरतपुर में रहकर साइबर ठगी करने वाली ये गैंग है। साइबर ठगी के शिकार लोगों से इन्होंने रकम हड़पी और रकम को निकालने का काम किया जाता था। जयपुर वाली गैंग डीआईजी राहुल प्रकाश की मॉनिटरिंग में ये बड़ा एक्शन लिया गया। लोगों से ठगी का शिकार बनाकर फर्जी अकाउंट में ये लाखों रुपए डलवाते थे और इसी को लेकर जयपुर में रहकर एटीएम से निकालने का काम करते थे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, बड़ी सफलता। देखिए बिल्कुल भरतपुर के मेवात इलाके में रह करके साइबर ठगी करने वाली गैंग जो है वो काफी लंबे समय से चल रही थी और ये जो गैंग है लोगों को फोन करके अलग अलग झांसे दे करके जो अपने जो फर्जी अकाउंट्स हैं उनमें ये बड़ी रकम डलवाती थी। और इसीलिए 3 आदमी इन्होंने जयपुर में रखे हुए थे जो कि जो पीड़ितों से जो ठगी हुई, जो हड़पी हुई जो रकम है, जो अपने अकाउंट पर ट्रांसफर कराई हुई रकम है, उसको जयपुर में अलग अलग एटीएम के जरिए निकालने का काम करते थे। और इसी की सूचना जब क्राइम ब्रांच को मिली उसके बाद एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में क्राइम ब्रांच की टीम ने रात को 1 बजे बड़ी कार्रवाई करते हुए जवाहर सर्किल इलाके में 3 गुर्गों को पकड़ा जिनके कब्जे से 12 लाख रुपए की बड़ी रकम, 36 एटीएम कार्ड और उनकी थार गाड़ी के अलावा कई चीजें जब्त हुई है। अब तक की पड़ताल में सामने आया कि ये जो गैंग के लोग हैं ये दिन में 2 बजे यानी मतलब रात के 12 बजे के पहले और उसके बाद में अलग अलग जगहों से ये जो एटीएम कार्ड से उनके जरिए रकम निकलवाने का काम करते थे। और पूरे जो मामले की जो मॉनिटरिंग है वो डीआईजी राहुल प्रकाश कर रहे हैं। इस गैंग से पूछताछ चल रही है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। बाड़मेर से बड़ी खबर। कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हुई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तीनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया है। सदर थाना क्षेत्र में यह घटना सामने आई है। बड़ी खबर बाड़मेर से आपको बता रहे हैं।
एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक कार बेकाबू होकर पलट गई जिसमें सवार 3 लोगों की मौत की खबर है। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने तीनों के शव मोर्चरी में रखवाए हैं। इनके परिवार वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया है। चौंकाने वाली बात जो सामने आ रही है, उससे पहले देखिए ये फोटोग्राफ देखिए दुर्घटना स्थल के। जिस तरह से कार क्षतिग्रस्त हुई है, आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयावह ये हादसा रहा होगा। बहरहाल जो चौंकाने वाली बात सामने आ रही है, मारे गए 3 लोगों में से एक जो मृतक है वो वांछित बताया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि होना बाकी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रेमदान से। प्रेमदान, क्या जानकारी है? देखिए, ये 3 लोग जो है ये स्कॉर्पियो में सवार होकर अपने घर की तरफ इचड़ा गांव की तरफ जा रहे थे। इसी दरमियान अंदानियों की ढाणी जो महापार रोड है उस पर अचानक ऐसा सुनने में आया कोई पशु आया या किस तरीके से हादसा हुआ। तो हादसा उनकी वजह से स्कॉर्पियो गाड़ी जो है ये पलटी खा गई और उसमें 3 से 4 बार पलटी खाने से जो गाड़ी के अंदर सवार थे वो तीनों ही लोग बाहर निकल गए और उनकी तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि बहुत ही दुखद घटना है और बाड़मेर की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजन मौके पर है। आज पोस्टमार्टम करवाने के बाद में इनके शव को सुपुर्द किया जाएगा। और ये जो चीजें निकल के आ रही है कि बातचीत था, इसकी अभी तक पुलिस पुष्टि कर रही है कि किस तरीके की था या वास्तव में। इन तीनों की दुखद निधन होने के बाद में पूरे गांव में गम की माहौल है। ये जो एक फैक्टर आ रहा था कि मारे गए लोगों में से एक कुछ केसेस में वांछित है, इसे लेकर क्या जानकारी है? ये बात निकल करके सामने आई है। हमारी एसएचओ से भी बातचीत हुई है। उन्होंने भी कहा कि हम अभी रिपोर्ट खंगाल रहे हैं। ऐसे में अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो वांछित है, लेकिन हाँ इस तरीके की चीजें निकल के जरूर आई है कि स्कॉर्पियो में सवार थे जिसमें से एक व्यक्ति सदर थाना का वांछित व्यक्ति था। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। श्रीगंगानगर में 2 बदमाशों का अपने गुनाहों के लिए माफी मांगने का वीडियो वायरल है। इसमें दोनों अपने अपराधों के लिए माफी मांगते दिख रहे हैं। साथ ही युवाओं से अपराध के दलदल से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में 7 फरवरी को एक निजी कॉलेज के बाहर छात्र नेता सोहेल खान पर हुई फायरिंग मामले में ये दोनों बदमाश शामिल थे। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों ही बदमाशों की माफी मांगने का ये वीडियो सूरतगढ़ में हुई फायरिंग की घटना के बाद और 22 फरवरी को गिरफ्तारी से पहले शूट किया गया। आज से 2 साल पहले कोई अपराधी साथियों के साथ बहकावे में आके अपराध की दुनिया में बहकावे में आके अपराध कर दिए। आज तक जो भी मैंने अपराध किया है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। कोई भी युवा साथी और भाई बंधु अपराध की दुनिया में कदम ना रखे, ना कोई अपराध करे। मैं जो भी आज तक अपराध किया उसके लिए सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ। उदयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। चित्तौड़गढ़ जिले में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर राम सिंह गुर्जर, प्रोबेशनर पटवारी देवेंद्र बारहट गिरफ्तार हुआ है। 3000 रुपए की रिश्वत लेते इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के पक्ष में फाइल तैयार करने की एवज में इन्होंने रिश्वत मांगी थी। घूसखोरों ने 10,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी। 3000 की रिश्वत लेते इन्हें धर दबोचा किया। बाड़मेर जिले के चौहटन का राजकीय चिकित्सालय में उस समय बड़ा हादसा होते होते टला जब हॉस्पिटल के बच्चों के वार्ड की छत भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही जिस समय छत गिरी उस समय हॉस्पिटल के वार्ड में कोई बच्चा भर्ती नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से बड़ा हादसा टला। हालांकि कुछ समय पहले ही चौहटन के हॉस्पिटल की रखरखाव के लिए रिपेयरिंग करवाई गई थी। उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च हुए थे। रिपेयरिंग के कुछ समय बाद ही इस तरीके से पेडियाट्रिक वार्ड में हादसा होना हॉस्पिटल की व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। और देखिए बड़ी खबर है, आज से चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह पटरी पर प्रदेश में आने वाली है। राइट टू हेल्थ पर जिस तरह का घमासान चल रहा था वो खत्म हो चुका है। आखिरकार सरकार और निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स के बीच सहमति बन गई है। ऐसे में आज से निजी क्षेत्र की चिकित्सा सेवाएं पटरी पर लौटेंगी। डॉक्टर्स के काम पर लौटने से मरीजों को राहत मिलेगी।
ये बड़ी खबर है। तो निजी क्षेत्र की जो चिकित्सा सेवाएं हैं वो आज से पटरी पर लौट आएंगी। पूरी तरह चिकित्सा व्यवस्था लगभग 18 दिनों के बाद पटरी पर लौट रही है। ऐसे में आज से मरीजों को राहत मिलेगी। सरकारी अस्पतालों में जिस तरह से मरीजों का दबाव बढ़ा था वो भी अब वहां कम होगा और एक बार फिर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए, कल दिन भर बड़ा नाटकीय घटनाक्रम चला और उसके बाद अंततः ये ऐलान किया गया कि अब ये हड़ताल वापस ले रहे हैं निजी अस्पतालों के चिकित्सक। और कुछ घंटों बाद ये भी ऐलान किया गया कि कल सुबह 8 बजे से काम पर लौट आएंगे। मतलब आज सुबह 8 बजे से निजी अस्पतालों के ताले खुलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में आज से निजी क्षेत्र की जो चिकित्सा व्यवस्था है, चिकित्सा सेवाएं हैं, वो पटरी पर लौट आएंगी। बीते 18 दिनों से लगातार चिकित्सा व्यवस्था परेशानियां झेल रही थी। आज से वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, कुल मिलाकर कल के एक अति नाटकीय घटनाक्रम के बाद अब व्यवस्थाएं पटरी पर लौट रही हैं आज से। जी बिल्कुल, आज से तमाम जो निजी अस्पताल है वो फुल स्ट्रेंथ के साथ जो है वो काम करने लगेंगे और मरीजों की दिक्कतें जो है वो काफी कम जो है वो हो जाएंगी। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कल रात को ही घोषणा कर दी थी। कल रात को 8 बजे से ही काम सुचारू करने की घोषणा जो है वो कर दी थी, लेकिन चूंकि रात थी और अब आज सुबह से जो है वो तमाम निजी अस्पतालों में कामकाज जो है वो शुरू हो जाएगा। कहीं निजी अस्पतालों ने अपने स्टाफ को छुट्टी पे भेज दिया था, तो अब वो भी जो है वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ आज काम करते हुए नजर आएंगे। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कोटा से बड़ी खबर है। कोटा में आज 100 अस्पताल खुलेंगे। बीते 18 दिनों से इन अस्पतालों में ताले लटक रहे थे, लेकिन आज कल देखिए समझौते की चाबी से हड़ताल टूटी और आज इन तालों की चाबी से अस्पताल के गेट खोले जाएंगे। अब लोगों की परेशानी दूर होगी। आरटीएच को लेकर पिछले कई दिनों से निजी चिकित्सक आंदोलन पर थे। अस्पतालों पर ताले लटक रहे थे। आज ये ताले खुलने वाले हैं। आज ये करीब 100 अस्पताल हैं जो कि बंद चल रहे थे, अब खुलेंगे। आरटीएच फॉर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को इससे पूरी तरह से एग्जेम्प्ट किया गया है, इससे बाहर रखा गया है। आरटीएच पर डॉक्टरों का विरोध खत्म। डॉक्टरों ने सरकार के जो आरटीएच बिल है उसके समर्थन में अपना आंदोलन वापस ले लिया और सरकार के साथ उनका समझौता हो गया। 8 पॉइंट पर समझौता, क्या मिलेगा मरीजों को हक? काम शुरू हो जाएगा सभी जगह और आरटीएच को जो राजस्थान की जनता को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो उनकी जो सपना है उस मुताबिक जो है हम देने में अभी काम करना शुरू करें। डॉक्टरों के प्रदेश व्यापी हड़ताल के खात्मे का इंतजार सभी को था। न सिर्फ ये हड़ताल गहलोत सरकार के लिए सिरदर्द बन रही थी, तो मरीज भी इस दिन के इंतजार में थे। 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से जिस तरह से प्रदेश के डॉक्टर कामकाज बंद कर विरोध दर्ज करा रहे थे, उसके बाद बीच का रास्ता निकालने की गुंजाइश बन रही थी। आरटीएच बिल को जो विरोध कर रहे थे, वापस लेने की मांग कर रहे थे, उन्होंने आरटीएच बिल को मान लिया है और पूरे प्रदेश में आरटीएच बिल, देश का पहला राज्य राजस्थान, माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर पूरे प्रदेश में लागू हो गया। देश का पहला राज्य जहां पर आरटीएच बिल लागू हुआ है। डॉक्टर्स की कुछ बातें थी वो हमने उनकी स्वीकार कर ली। पहले भी हम उसको मान रहे थे 50 बेड से नीचे नहीं होगा और डॉक्टरों ने आज समझौता करके इस बिल को मान ली। 50 से कम बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल आरटीएच से बाहर। बगैर सरकारी मदद वाले अस्पताल पर आरटीएच लागू नहीं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पर लागू होगा आरटीएच। पीपीपी मोड पर चलने वाले अस्पताल में लागू होगा आरटीएच। ट्रस्ट से संचालित अस्पताल में लागू होगा आरटीएच। लैंड अलॉटमेंट टर्म के अनुसार लागू होगा आरटीएच। कोटा मॉडल के आधार पर प्रदेश के अस्पतालों को नियमित किया जाएगा। अस्पतालों की समस्या सुलझाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम। नियमों में परिवर्तन से पहले आईएमए के 2 सदस्यों से परामर्श जरूरी।
आरटीएच बिल सिर्फ और सिर्फ सरकारी इंस्टीट्यूशंस और ऐसे जगहों पर जहां पे कोई अनुबंध है सरकार से वहां पर लागू होगा। इसके अलावा पूरा प्राइवेट सेक्टर पूरे प्रदेश में इससे एग्जेम्प्टेड है, बाहर रहेगा, बाहर है और बाहर ही रहेगा। बिल को लेकर डॉक्टरों के विरोध को वापस लिए जाने पर सीएम गहलोत ने भी खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, मुझे प्रसन्नता है कि राइट टू हेल्थ पर सरकार व डॉक्टर्स के बीच अंततः सहमति बनी और राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मुझे आशा है कि आगे भी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप पूर्ववत यथावत रहेगी। सीएम और चिकित्सा मंत्री पहले भी दावा कर रहे थे कि ये बिल न सिर्फ देश भर में राजस्थान को अपनी तरह का पहला राज्य बनाएगा, बल्कि मरीजों के अधिकार को भी मजबूत बनाएगा। सरकार को आर्थिक भार की चिंता नहीं है, लोगों की चिंता है, जनता की चिंता है। आर्थिक भार कितना ही आए सरकार उसको सहन करेगी, पर लोगों का मुख्यमंत्री की जो कमिटमेंट है कि लोगों के इलाज के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, चाहे मुझे पूरा बजट भी डाइवर्ट करना पड़े हेल्थ में, तो उसको करेंगे। देश का पहला राज्य है जहां पर हेल्थ का सबसे ज्यादा बजट खर्च किया, पहला राज्य है जहां मेडिकल पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। बिल का मकसद प्रदेश के हर व्यक्ति को हेल्थ का अधिकार मुहैया कराना है, यानी कोई भी व्यक्ति पैसे की वजह से इलाज के लिए परेशान ना हो। मोटे तौर पर यह बिल इमरजेंसी के दौरान हर व्यक्ति को बिना फीस और पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर इलाज किए जाने की बात करता है। इस बिल के मुताबिक इमरजेंसी पर होने वाले खर्च का पैसा अगर मरीज नहीं दे सकता है तो सरकार देगी। लेकिन प्राइवेट डॉक्टर्स की ओर से इस बिल का सबसे बड़ा विरोध इमरजेंसी सेवाओं को लेकर ही था। डॉक्टर्स का आरोप था कि इमरजेंसी को डिफाइन कौन करेगा। डॉक्टर्स के मुताबिक फ्री इलाज के पॉइंट के कारण डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच दूरियां बढ़ेंगी और ज्यादा झगड़े होंगे। वहीं इमरजेंसी सेवाओं का पैसा सरकार की ओर से मिलने में भी डॉक्टरों को लेट लतीफी का डर दिख रहा था। राइट टू हेल्थ बिल का ड्राफ्ट जैसे ही सरकार ने तैयार किया, तभी से इसे लेकर डॉक्टर्स में असंतोष शुरू हो गया था। 22 सितंबर 2022 को बिल विधानसभा में पेश हुआ, लेकिन बिल की कॉपी देखकर ही डॉक्टर्स ने विरोध जताना शुरू कर दिया था। 17 जनवरी 2023 को इस मामले में सिलेक्ट कमेटी बनाई गई। हल न निकलने पर 22 और 23 जनवरी को प्राइवेट डॉक्टर्स ने पूरे प्रदेश में हड़ताल की। 15 मार्च को सिलेक्ट कमेटी की फिर से बैठक हुई। बैठकों के कई दौर के बीच 20 मार्च को डॉक्टर्स ने बड़ी रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज हुआ। 21 मार्च को सरकार ने विधानसभा से बिल पास कर दिया। फिलहाल ये बिल विधानसभा से पारित होने के बाद अब राज्यपाल के पास है। बिल राज्यपाल से मंजूरी के बाद एक्ट बन जाएगा और राजस्थान मरीजों को हक देने वाला पहला राज्य बन जाएगा। लेकिन छोटे अस्पतालों को इस दायरे से बाहर करने के बाद सवाल है, क्या कस्बों और गांवों के मरीजों को वाकई में इलाज का सुविधाजनक हक मिल पाएगा? और देखिए, एक बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। आज रोडवेज कर्मी बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। रोडवेज कर्मी पेंशन को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। रोडवेज मुख्यालय पर रिटायर्ड कर्मचारी जुटेंगे, नारे लगाएंगे, प्रदर्शन करते नजर आएंगे। कई मांगे हैं जिन्हें लेकर वो हुंकार भरते दिखेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज रोडवेज कर्मी फिर एक बार आंदोलन की राह पर निकलने वाले हैं। बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। देखिए, खासकर पेंशन को लेकर काफी लंबे समय से ये मांग चली आ रही है। सरकार से वार्ता भी होती है, लेकिन हल अब तक नहीं निकला है। ऐसे में एक बार फिर ये रिटायर्ड कर्मचारी सड़कों पर उतरकर जंग करते नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी आसिफ से। आसिफ, क्या जानकारी है, क्या प्रदर्शन का प्रारूप बनाया गया है? क्योंकि बार बार ये प्रदर्शन करते हैं, इन्हें आश्वासन मिलता है, फिर ये घरों में बैठते हैं, लेकिन जब हल नहीं निकलता दोबारा सड़कों पर उतरते हैं। ये रिटायर्ड एसोसिएशन का आज प्रदर्शन है। रिटायर्ड कर्मचारी जो हैं वो आज रोडवेज हेडक्वार्टर के ऊपर प्रदर्शन करेंगे और स्वप्निल, इनके साथ जो नियमित कर्मचारी हैं वो भी इनका साथ देने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों की तकलीफें एक जैसी हैं। जो नियमित कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है और जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है। लेकिन इन बुजुर्गों का ये कहना है, स्वप्निल, जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि इनमें से ज्यादातर लोगों के गुजर बसर का जो सहारा है वो इनकी पेंशन है। इस पेंशन से इनकी जिंदगी जो बची हुई जो जिंदगी है वो उसी से कट रही है। ऐसे में एक बुजुर्ग को 3-3 महीने की पेंशन अगर उसकी ड्यू चल रही हो
तो स्वप्निल अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरीके से अपनी जिंदगी का निर्वाह कर रहा है। हालांकि समय समय के ऊपर रोडवेज विभाग इनको जो है वो आश्वासन देता रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अब तक सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी कटिबद्धता, जिजीविषा नहीं दिखाई है। बार बार इनके बारे में घोषणाएं की जाती है, लेकिन नतीजे वही ढाक के 3 पात। इनको ना पेंशन मिलती, ना तनख्वाहें मिलती। इनके त्योहार, होली, दिवाली सब बिना तनख्वाह और पेंशन के गुजरते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए, शुक्रिया। बात दिल्ली की, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से मुलाकात की। दरअसल हनुमान बेनीवाल की बेटी दिया बेनीवाल का जन्मदिन का अवसर, इस पर दिल्ली के 5 सितारा होटल में भव्य आयोजन, लेकिन नितिन गडकरी नागपुर में व्यस्तता के चलते मंगलवार सुबह जल्दी बेनीवाल के निवास पर पहुंचे और बेनीवाल की बेटी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। दोनों के बीच करीब 1 घंटे मुलाकात हुई। प्रदेश के सियासी हालात पर चर्चा की गई। सोमवार को जब नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दिल्ली में स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी, उस वक्त भी हनुमान बेनीवाल उनके साथ थे। ऐसे में सवाल है कि क्या कुछ खिचड़ी पक रही है?